नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही मौलिक और मैं कहूँगी दिलचस्प अध्याय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। जी हाँ। ये सिर्फ लैब में पाए जाने वाले केमिकल्स नहीं हैं, बल्कि हमारे किचन से लेकर हमारे शरीर तक हर जगह मौजूद हैं। बिल्कुल, इस सत्र में हम दिए गए स्लाइड्स को ही फॉलो करेंगे और इन अवधारणाओं को एक एक करके समझेंगे। मतलब हम उनकी पहचान कैसे करें, उनके रासायनिक गुण क्या हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या बेकिंग सोडा जैसी आम चीजें कैसे बनती है, इस पर भी बात करेंगे। एकदम, हमारा लक्ष्य यही है कि ये अध्याय आसान लगे और परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरूर। तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। अम्ल मतलब एसिड और क्षारक यानी बेस, इनमें मुख्य अंतर क्या है? हम इन्हें पहचान कैसे सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तरीका तो इनके स्वाद का है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। पर हर चीज को चखना तो मुमकिन नहीं है और सुरक्षित भी नहीं। सही बात है। तो हम लिटमस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल? हाँ, और इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, अनिल। अनिल? हाँ, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। और क्षारक के लिए वो छूने में साबुन जैसा चिकना महसूस होता है और लिटमस टेस्ट में ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसकी भी कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। इसकी ट्रिक है छलनी। छलनी? छ से क्षारक, ल से लाल और नी से नीला। कमाल है, अनिल और छलनी। अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो लिटमस के अलावा भी क्या कोई और सूचक है जो हमें अम्ल और क्षारक में फर्क करने में मदद करे? हाँ, कई हैं। ये सूचक या इंडिकेटर्स रंग बदलकर हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। जैसे लिटमस तो हमने देख लिया, अम्ल में लाल, क्षारक में नीला। हमारी रसोई में मौजूद हल्दी भी एक बेहतरीन सूचक है। हल्दी? वो कैसे? आपने देखा होगा, जब सब्जी का दाग कपड़े पर लगता है और उस पर साबुन लगाते हैं तो वो लाल भूरा हो जाता है। हाँ, होता है। वो इसीलिए क्योंकि साबुन एक क्षारक है। हल्दी अम्ल में पीली रहती है, पर क्षारक के संपर्क में आते ही लाल भूरी हो जाती है। अच्छा, तो ये वजह है। जी। इसके अलावा लैब में फेनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होते हैं। फेनोफ्थिलीन क्षारक में गुलाबी हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल। और ये गंधी सूचक क्या चीज है? हाँ, ये एक विशेष प्रकार है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे प्याज और लौंग। अम्ल में इनकी गंध बनी रहती है, लेकिन क्षारक में इनकी गंध खत्म हो जाती है। बहुत दिलचस्प। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जरूर। हमने अम्ल और क्षारक की बुनियादी पहचान देखी, स्वाद, स्पर्श और लिटमस टेस्ट, जिसमें अनिल और छलनी वाली ट्रिक है। और फिर हमने अलग अलग सूचकों की बात की, जैसे हल्दी और फिनोफ्थिलीन, और वो कैसे रंग बदलते हैं। एकदम सही। ये तो हुई बाहरी पहचान। अब जरा गहराई में चलते हैं। रासायनिक स्तर पर अम्ल और क्षारक को कैसे परिभाषित किया जाता है? बिल्कुल। रासायनिक तौर पर अम्ल वो पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। H+ आयन? जी। अब इसमें भी दो तरह के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पानी में पूरी तरह से घुलकर बहुत सारे H+ आयन देते हैं, जैसे HCl। और दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। ये पानी में आंशिक रूप से ही घुलते हैं, मतलब कम H+ आयन देते हैं, जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड। ठीक है। और क्षारक, वो कौन सा आयन देते हैं? क्षारक जल में घुलकर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- आयन? हाँ, यहाँ एक जरूरी बात है, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार यानी एल्कलीज कहते हैं, जैसे NaOH। तो इसका मतलब ये है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि कुछ क्षारक पानी में नहीं घुलते। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखते हैं कि ये धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु से मिलता है तो क्या होता है? तो एक सामान्य अभिक्रिया होती है, अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस? हाँ, और इस हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक बहुत मजेदार टेस्ट है, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट? जी। जब हम इस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। अच्छा, तो ये इसकी पहचान है। एकदम। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है।
सिर्फ अम्ल ही नहीं, कुछ क्षारक भी धातु से अभिक्रिया करते हैं। सच में? हाँ, जैसे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं। जी। रासायनिक रूप से अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन। सही। अम्ल धातुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसका पता पॉप टेस्ट से चलता है। और कुछ क्षारक भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और अगर धातु की जगह धातु कार्बोनेट हो तो अम्ल की अभिक्रिया कैसी होती है? तो अभिक्रिया थोड़ी बदल जाती है। सामान्य अभिक्रिया है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट इज इक्वल टू लवण प्लस CO2 प्लस जल। अच्छा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाँ, और इस CO2 गैस का परीक्षण भी किया जा सकता है। वो कैसे? चूने के पानी से। जब CO2 गैस को चूने के पानी यानी CaOH2 से गुजारा जाता है तो वो उसे दूधिया कर देती है। दूधिया? हाँ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद अवशेप बन जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ ही अभिक्रिया कर लें? इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण? जी। इसका मूल सिद्धांत है अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण प्लस जल। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जैसे HCl और NaOH मिलकर नमक यानी NaCl और पानी बनाते हैं। बिल्कुल सही। इससे जुड़ी एक और बात है, धात्विक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। बहुत स्पष्ट है। तो एक और रिकैप हो जाए। जरूर। अम्ल धातु कार्बोनेट से CO2 निकालते हैं, जबकि क्षारक ऐसा नहीं करते। और जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। एकदम सही कहा आपने। अब किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता कितनी मजबूत है, इसे कैसे मापा जाता है? इसके लिए हम pH स्केल का उपयोग करते हैं। pH स्केल? हाँ, pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना होता है। तो ये काम कैसे करता है? अगर pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, अगर pH 7 है तो वो उदासीन है जैसे शुद्ध जल, और अगर pH 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय है। और H+ आयन से इसका क्या रिश्ता है? इसका H+ आयन की सांद्रता से व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा संबंध है। H+ आयन जितने ज्यादा, pH उतना कम। अच्छा, मतलब ज्यादा अम्लीय। बिल्कुल। तो ये pH स्केल हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहाँ महत्वपूर्ण है? अरे ये तो हर जगह है। हमारे पाचन तंत्र में पेट का अम्ल HCl का pH लगभग 1.2 होता है। जब अपच होता है तो हम एंटासिड लेते हैं जो एक क्षारक है। अच्छा, पेट के एसिड को उदासीन करने के लिए। जी। इसी तरह जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का इनामिल खराब होने लगता है, जिसे हम टूथ डीके कहते हैं। एकदम। और अम्लीय वर्षा भी pH से ही जुड़ी है। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वो जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो जाती है। और मधुमक्खी के डंक भी तो अम्ल होता है। हाँ, मेथनोइक अम्ल। इसीलिए उसके इलाज के लिए हम बेकिंग सोडा जैसा क्षारक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो pH स्केल सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमारे पाचन, दांतों के स्वास्थ्य और पर्यावरण सबको प्रभावित करता है। बिल्कुल। चलिए अब लवण पर आते हैं। साधारण नमक यानी NaCl से कौन-कौन से जरूरी रसायन बनाए जाते हैं? साधारण नमक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये क्या होती है? जब नमक के जलीय विलयन यानी ब्राइन का विद्युत अपघटन करते हैं तो 3 चीजें बनती हैं। एनोड पर क्लोरीन गैस, जो पानी साफ करने के काम आती है। सही। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, और कैथोड के पास ही बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, जो साबुन और कागज उद्योग में इस्तेमाल होता है। एकदम सही। तो इसी क्लोरीन का एक बड़ा उपयोग विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। ये क्या है? इसका सूत्र है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यह बनता कैसे है? शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से। इसका मुख्य उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए और पीने वाले पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। अब रसोई की एक बहुत आम चीज बेकिंग सोडा की बात करते हैं। जरूर। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
NaHCO3। इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? एक तो ये बहुत अच्छा एंटासिड है पेट की अम्लता दूर करने के लिए, और दूसरा इसका इस्तेमाल सोडा अम्ल अग्निशामक में भी होता है। और केक को फुलाने वाली बात, वो कैसे होती है? हाँ, वो सबसे दिलचस्प है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो ये CO2 गैस बनाता है। यही गैस केक को स्पंजी बनाती है। अच्छा, तो ये राज है उसके पीछे। चलिए एक और क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है। तो साधारण नमक से क्लोर क्षार प्रक्रिया के जरिए हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन और कास्टिक सोडा मिलते हैं। और इनसे आगे विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा जैसे जरूरी यौगिक तैयार होते हैं। बिल्कुल। बेकिंग सोडा के बाद अब आते हैं धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा पर। धोने का सोडा है Nt2CO3.10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप है। और इसका सबसे मुख्य उपयोग क्या है? इसका सबसे बड़ा उपयोग है जल की स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस को हटाना। इसके अलावा कांच, साबुन और कागज उद्योगों में भी ये बहुत काम आता है। और अब एक और जादुई पाउडर की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। हाँ, POP है CaSO4.12H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी। जी, ये जिप्सम CaSO4.2H2O को 373 K पर गर्म करके बनाया जाता है। जब POP में वापस पानी मिलाते हैं तो ये फिर से कठोर जिप्सम बन जाता है। इसीलिए टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एकदम, और खिलौने बनाने और सतह को चिकना करने में भी। इससे एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या लवण के क्रिस्टल जो देखने में बिल्कुल सूखे लगते हैं वो सच में सूखे होते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, कई क्रिस्टल में पानी होता है। इसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। जब इसमें पानी होता है तो ये नीले रंग का होता है। और गर्म करने पर? गर्म करने पर ये पानी खो देता है और सफेद हो जाता है। वापस पानी डालने पर फिर से नीला हो जाता है। वाह, मतलब पानी उसके क्रिस्टल की संरचना का हिस्सा है। बिल्कुल। चलिए अंत में परीक्षा के हिसाब से कुछ सबसे जरूरी सूत्रों और प्राकृतिक अम्लों के स्रोतों पर एक नजर डाल लेते हैं। जरूर। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तो याद रखने ही चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O और POP CaSO4 ½ और प्राकृतिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक, इमली में टार्टेरिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, दही में लैक्टिक और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय का सार क्या है? सार ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षारक कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला। और रासायनिक रूप से अम्ल H+ आयन छोड़ते हैं और क्षारक OH- आयन। इनकी अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। और pH स्केल हमें अम्लता या क्षारकता की प्रबलता बताता है। जी, और अंत में हमने साधारण नमक से बनने वाले कई उपयोगी लवणों के बारे में जाना। तो क्या आप अम्ल और क्षारक के बीच मुख्य अंतरों को संक्षिप्त में बता सकते हैं? निश्चित रूप से। पहला, स्वाद। अम्ल खट्टे, क्षारक कड़वे। दूसरा, लिटमस टेस्ट। अम्ल नीले को लाल, क्षारक लाल को नीला। और तीसरा, आयन। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, क्षारक OH- आयन। और चौथा, फिनोफ्थलीन के साथ रंग। अम्ल रंगहीन रहते हैं, क्षारक गुलाबी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब जो छात्र अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न सुझा सकते हैं? जरूर। इन प्रश्नों पर ध्यान दें। पहला, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा, क्लोर क्षार प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें और इसमें बनने वाले उत्पादों के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है। तीसरा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है और केक बनाने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? और चौथा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित व्याख्या करें। और आखिरी सवाल, 5वां, दैनिक जीवन में pH के 4 महत्वों का वर्णन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में एक बहुत ही व्यापक और स्पष्ट विश्लेषण था। धन्यवाद। आज की चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है और उसके इलाज के लिए क्षारक का उपयोग होता है, जो प्रकृति में एक संतुलन दिखाता है।
क्या हमारे आसपास ऐसे और भी उदाहरण मौजूद हैं जहां अम्ल और क्षारक का ये नाजुक संतुलन जीवन के लिए जरूरी है? इस पर विचार किया जा सकता है।